तो लास्ट लेक्चर में मैं बता रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स F और उसकी पोटेंशियल एनर्जी U आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, या तो डिफरेंशिएशन से और या फिर इंटीग्रेशन से। और डिफरेंशिएशन में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, गुड इवनिंग उज्जवल, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन में मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए तुम्हें वैल्यू या फिर लिमिट दी होती है, और दूसरा मैंने कहा था कि अगर सिंगल वेरिएबल है तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये था जो। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u को f में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। u का कन्वर्जन f में कैसे होगा ये सुनो। सबसे पहला, एक तो इसमें डिफरेंशिएशन आएगा, पुरानी बात ही दोबारा से लिख दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अगर सिंगल वेरिएबल है तो फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, और अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन, तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये तो हो गई पुरानी बात, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी बात। अगर मोर देन वन है, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो फिर सीधे सीधे बस ये लगाना है तुम्हें, कंजर्वेटिव फोर्स की जो वैल्यू होगी माइनस डेल u अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल u अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल u अपॉन डेल z k कैप, ये होगा। और ये तुम्हें याद होगा, ये पूरे स्पेस में होता था ना, नहीं होता था, ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट, अगर केवल वन वेरिएबल है, जो नॉर्मली 1D में होता है, तुम्हें याद होगा क्यों, तो फिर फोर्स के ऊपर से वेक्टर का साइन हटा सकते हो, क्यों नहीं, फोर्स के ऊपर से वेक्टर का साइन हटा सकते हो, तो F इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी एक्स हो जाता है बस। या आगे चल के मैं इसको कई बार ना माइनस du बाई डी आर भी लिखूंगा, ये तुम्हें वहीं पे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। du बाई डी आर ये कह लो। तो ये एक तरीके से ये भी हो गया, देखो ना, F इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ, हाँ भी कर रहा हूं, और माइनस स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ, बस ये हो गया। ये बस ये दो फॉर्मूले कर लो, तो इसमें आराम से तुम u को f में कन्वर्ट कर लो।
एक ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया, बस हो गया। केवल दो ही फॉर्मूले तो करने, तुम्हें यू को अगर उसमें कन्वर्ट करना है, यू को अगर तुम्हें एफ में कन्वर्ट करना है, ये दो फॉर्मूले करना है। एक एग्जांपल देख लो तो और क्लियर, इसको भी कर दे रहा हूँ, चलो। एग्जाम्पल 1, ये बताओ एक्स वाई प्लेन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होगी ना? मैं क्या बता, बताओ, फंक्शन ऑफ पोजीशन होगी। इसका मतलब फंक्शन ऑफ केवल एक्स वाई होगी, बस हो गया। दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्यों? एक्स और वाई होंगे ना, ये हो गया। और ये तुम्हें मान लो कुछ भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिया हुआ है, मान लो ये गिवन है। तो तुम्हें इस पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स एफ निकालना है एट 2,3 मान लो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। एक्स वाई प्लेन में अगर मैं कहूं तो यू पोजीशन का फंक्शन हो गया, इसका मतलब एक्स और वाई का फंक्शन हो गया, और तुम्हें वो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिया हुआ है। तो तुम्हें इस पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, कहां पर? 2,3 पे। अब मुझे ये बताओ कि एफ का मैंने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है? माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप। बताओ क्लियर है? जेड नहीं लिखा बिकॉज जेड है ही नहीं। अब जरा बताओ कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 2xy³ आ रहा होगा, क्यों? 2xy³ आई कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसको, केवल y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 3x² y² आ रहा होगा। 3x² y² और j कैप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बता। उज्जवल और मेहिका बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। ये तुम्हें फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन निकल गया, बस हो गया। क्यों नहीं है? फोर्स का ही तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन निकल गया, ये आ गया। अब तुम्हें निकालना कहां पे था? तुम्हें निकालना था फोर्स, कहां पे निकालना था? एट 2,3। क्यों? तो इसका मतलब x को 2 रख दो और y को 3 रख दो, बस हो गया। तो जरा पुट करके देखना f कितना आ रहा है फाइनली। -427, 4 × 27, क्यों? 28, 108 मेरे ख्याल से। प्लस 12 वो हो गया और 9 वो हो गया, क्यों? 12 वो हो गया, 9 वो हो गया, 108। देखना जरा सही लिखा है मैंने, इतना न्यूटन आ गया, बस हो गया। उज्जवल बता बेटा जो है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो।
अब मैं केवल अलोंग एक्स एक्सिस कह रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। फिर से u किसका फंक्शन होगा? पोजीशन का। लेकिन आपके पोजीशन में केवल क्या आएगा? एक्स एक्सिस। क्यों? केवल x आएगा। और तुम्हें ये दे रखा है, मान लो 6x² u, ये तुम्हें गिवन है। सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है। क्यों? गिवन है। तो तुम्हें निकालना है फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स F एट x इक्वल टू। अब ये बताओ, मैं सीधे सीधे F इक्वल टू माइनस du/dx लिख दूं? क्यों? उज्जवल बता। अब सीधे सीधे F इक्वल टू माइनस du/dx लिख दूं? और जरा देखना, du/dx करूंगा तो कितना आएगा? 12x आएगा। क्यों? तो इसका मतलब -12x आ जाएगा। लेकिन मुझे निकालना कहां पे था? एट x इक्वल टू 2 निकालना था। क्यों? तो इसका मतलब F कितना हो गया बता जो है? -24 न्यूटन। दिलप्रीत समझ में आया बेटा, ये नहीं आया बता? दिलप्रीत बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स कितना आ गया? -24 न्यूटन आ गया। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें प्लस या माइनस है, नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन कौन सी डायरेक्शन बेटा जो है? ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वाई क्यों हो जाएगी? वाई बीच में कहां से आ गई? ये हो गया, बस हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा। इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 फोर्स कितना है बताओ जो है? फोर्स 24 न्यूटन है। नहीं है, 24 न्यूटन है इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स? जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, बस हो गया। क्यों? एक बात बताओ, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है वो है, बस हो गया जो है। क्यों? समझ में आया उज्जवल? पॉइंट क्लियर हुआ बेटा जो है? गुड इवनिंग गोपी। एक और एग्जांपल देखो। ये बताओ कि जो नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कल ही होगी, नॉर्मल टाइम पे ही होगी। कल नॉर्मल टाइम पे ही होगी बेटा जो है। कल नॉर्मल टाइम पे होगी, ठीक है। ये बताओ कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये u इक्वल टू हाफ kx² दिया था ना? ये निकाला था कि नहीं निकाला था? u इक्वल टू हाफ kx² निकाला था। तो एक काम करते हैं, इसका कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लेते हैं। तो बस हो गया, F इक्वल टू माइनस du/dx हो गया। तो जरा देखना उसमें, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना और माइनस लिखना है बेटा जो है। तो माइनस तो ये लिख दिया, हाफ के तो कांस्टेंट आ गया, और x² का डिफ्रेंसिएशन 2x आ गया।
तो जरा चेक करना माइनस के एक्स आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है दिलप्रीत बता। ये बता इसका कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया कि नहीं आ गया। और यही तो होता था स्प्रिंग फोर्स, अगर तू देखेगा तो स्प्रिंग फोर्स यही होता था कि नहीं होता था, बताओ जो है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। So, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देख। along x एक्सिस अब के तुम्हें u वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है। -10 2 6 20 10 12। ठीक है, along x एक्सिस में u x ग्राफ दिया हुआ है, तो तुम्हें f x ग्राफ प्लॉट करना है। अब सुनो, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था f इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, या फिर माइनस स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ, सॉरी स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। बताओ ये बोला है कि नहीं बोला है दिलप्रीत, बता बेटा जो है। एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या फिर माइनस स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ बोला हुआ है। अब एक बात बता, इस पूरी लाइन का जो स्लोप है एक ही है ना, इस पूरी लाइन का स्लोप ये है, सेम है 0 to, कोई बात नहीं बेटा, 0 to 6। ये बता कि स्लोप प्लस में है कि नहीं है, पहले ही बता। स्लोप प्लस में है, और वो कितना कर सकता है बता, ये डिवाइडेड बाई ये। थोड़ा गलत कर रहा है बेटा स्लोप, देख वो भी गलत कर रहा है बेटा जो है। 20/4 होगा, 20/4 तो +5 है स्लोप, +5 है। तो इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स आया वो -5 न्यूटन आया। समझ में आ रहा है, -5 न्यूटन आया। उसके बाद इस लाइन का जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप 0, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ इसमें। 6 और 10 के बीच में कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगा हुआ है। और लास्ट में जरा देखना 10 से लेकर 12 तक स्लोप नेगेटिव है। नहीं है, स्लोप नेगेटिव है। और कितना है, फिर से वही कर लो। हाँ, ये अपॉन ये कर लेना, क्यों माइनस लगा के ये कर देना, तो -10 आ रहा होगा ना उज्जवल, बता बेटा -10 आ रहा होगा। तो इसका मतलब फोर्स कितना आ जाएगा फिर, फोर्स आ जाएगा +10 न्यूटन, क्यों ये हो गया, ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा देख। पहले -5 है, फिर 0 है, और फिर +10 है। ये हो गया।
और ये 6 तक ये चलेगा, 10 तक ये चलेगा और 12 तक ये है। किसी को कोई डाउट है? मीका बता बेटा जो है यूएक्स को एफएक्स ग्राफ कन्वर्ट करने में किसी को कोई डाउट है बेटा? ये बता जो है ये हो गया। और एक बार फिर से बता दे जरा, 0 से 6 कोऑर्डिनेट के बीच में फोर्स -5 है। इसका मतलब क्या है? 0 से 6 कोऑर्डिनेट के बीच में फोर्स -5 है। इसका मतलब क्या है कि 0 और 6 के बीच में कहीं भी रख ले, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन होगी। लेकिन किधर को बताओ जो है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नहीं है, 0 और 6 कोऑर्डिनेट के बीच में तुम कहीं भी रख लो, क्यों कहीं भी आप रख लो, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी तो जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा उल्टा चलते हैं। अब मैं फोर्स को यू में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है? फोर्स को यू में कन्वर्ट करेंगे। एक तो मैंने तुमसे कहा इंटीग्रेशन आएगा, क्यों? सेकंड, एक तुम्हें वैल्यू या लिमिट चाहिए होती है, क्यों? वैल्यू और लिमिट रिक्वायर्ड। अब अगर ये नहीं दे रखी है बेटा, इफ नॉट गिवन, तो वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन गलत है। मतलब तुम्हें एक सी छोड़ना पड़ेगा जो है, नहीं अगर देखा जाए तो सी को छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर अब जब नहीं दिया होता है और बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, अगर तुम्हें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, मजबूरी है मान लो, तो उस केस में फिर तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 ले लेना बेटा। उज्जवल पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा जो है, कि किसी भी इंटीग्रेशन में वैसे तो तुम्हें क्या होना चाहिए कि तुम्हें लिमिट दी होनी चाहिए, वैल्यू या लिमिट दी होनी चाहिए। लेकिन इनकेस अगर तुम्हें नहीं दे रखी है और तुम्हें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो फिर सी को 0 ले लेना। एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है एक्चुअल में जो है ना, एक बार आईआईटी में आया हुआ है, तो मजबूरी है कह लेते हैं। अब चलते हैं तीसरी बात। अगर वन वेरिएबल तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन, क्यों? सिंपल इंटीग्रेशन। और अगर मोर देन वन वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल्स, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों? ये तो हो गई पुरानी बातें, क्यों? कि अगर मेरे को कंजर्वेटिव फोर्स को उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। हर इंटीग्रेशन में एक वैल्यू या लिमिट चाहिए होती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए। अगर नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन देखा जाए तो पूरा नहीं है वैसे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन के लिए सी को 0 ले लेना फिर। और एक चीज मैंने बताई कि अगर वन वेरिएबल है तो थोड़ा सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। कौन से फॉर्मूले यूज करोगे? पहला,
वन वेरिएबल वाला ले लेते हैं। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स पढ़ाया था अभी, तो कुछ नहीं, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स कर लो बस हो गया। बताओ कोई डाउट? उज्जवल बता बेटा जो है, डी यू इक्वल टू ये कर लो बस हो गया जो है, ये कर लो। क्यों? लेकिन यहाँ पे f क्या होगा बता जो है, यहाँ पे जो f होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। क्यों नहीं है? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा ही होगा, साथ में फंक्शन ऑफ x होगा। अब देखो यहां से मैं एक ना पुराना रिजल्ट भी तुम्हें वो करके बताता हूं। देखो ये डी यू हो गया, हाँ ये हो गया माइनस एफ डी एक्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज आई इनिशियल और यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल, तो यहाँ भी इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। अब जरा बताना बेटा डी यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, वो भी बता। डी यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? यू होता है, और जब तुम लिमिट रखोगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी बता जो है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस। ये बताओ, ये तुम्हें याद है वर्क डन होता था इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ये बताओ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स वर्क डन होता था कि नहीं होता था बता जो है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स क्या होता था? वर्क डन होता था। तो इसका मतलब वर्क डन, लेकिन कहां से कहां तक ले जाने में होता? इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में। लेकिन ये किस फोर्स का वर्क डन है जरा देख, बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये बता, ये रिजल्ट पहले कभी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बता, ये बता, ये रिजल्ट कभी पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उज्जवल, बता। ये रिजल्ट पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बता जो है, ये रिजल्ट पहले पढ़ा था ना, तेरे को याद होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्यों? बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वही चीजें तो घूम फिर के वही चीजें तो लौट के आ रही हैं, और क्या है बेटा, वही सब चीजें लौट के आ रही हैं, अगर तुम देखोगे तो वही चीज आ रही है, बस हो गया। तो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स हो गया बस ये। ठीक है, अब एक से ज्यादा वेरिएबल में आ जाओ। मोर देन वन वेरिएबल्स। तो कुछ नहीं, तुम फिर उस केस में डी यू को माइनस एफ डॉट डी आर या फिर माइनस एफ डॉट डी एस कर देना, बस हो गया। समझ में आया? कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करनी है इसमें से, फिर ये कर देना बस हो गया, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर कर देना या माइनस एफ डॉट डी एस कर देना। अब इसमें से मैंने तुम्हें बताया एफ वेक्टर तुम्हें गिवन होगा। क्यों? ठीक है ना, एफ वेक्टर तुम्हें गिवन होता है, लेकिन जो ये डी आर वेक्टर है या फिर जो डी आर डी एस वेक्टर है, ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर होता है। क्यों? हाँ, ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर होता है, और किसके इक्वल होता है बताओ? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मेका बता बेटा जो है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बता जो है, ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल कर लो।
दोनों क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए थे जो मैं करवा रहा हूँ। पहला F इक्वल टू के एक्स दिया हुआ है और U इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब लिमिट है, तो क्वेश्चन अच्छा है। नहीं है, अगर तुम्हें लिमिट दे रखी है तो इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा है। तो तुम्हें यू एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सुनो, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स बोला था, क्यों गोपी? बता बेटा, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स बोला था। अब एफ की वैल्यू रख दे, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब सिर्फ ये लिख दे कि इंटीग्रेट किया, बस। ये भी एक तरीका होता है ना, ये भी तो एक तरीका होता है कि नहीं होता? बता, सिंपल कह दे कि इंटीग्रेट किया। तो बता, डी यू को इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिखेगा? डी यू को इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिखेगा? यू इक्वल टू, एक्स को इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। क्यों? तो ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया प्लस सी आ गया। क्यों? बता, क्लियर है? हाँ। अब तुम्हें x इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्यों? u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब सीधे सीधे u इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। उज्जवल भाई, बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है, u सीधे सीधे क्या हो गया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं ये बता कि u वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये उल्टा पैराबोला हो जाएगा फिर। हाँ, ये पैराबोला होगा लेकिन माइनस के साथ होगा ना बेटा। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है ना गोपी? बता बेटा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है तो उल्टा हो जाएगा बच्चों के। ये खेलो। यहाँ पे वैसे एक छोटी सी बात है, सुन ले। हम माइनस है ना, हाँ माइनस की वजह से ना उल्टा हो गया ना बेटा जो है। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, देख स्प्रिंग में हमने क्या पढ़ा था? स्प्रिंग में हमने पढ़ा था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स ग्राफ तो ये था, और यू एक्स ग्राफ ये था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया था बस, हो गया। और कुछ नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया था बेटा जो है। एफ इक्वल टू के एक्स दिया था। अब समझ में आ रहा है एनडी बेटा? एफ इक्वल टू के एक्स दिया था, तो यू इक्वल टू क्या हो गया पता जो है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, उल्टा चल गया सब, ये कह ले। तो यहाँ पे अगर तू एफ एक्स ग्राफ देखेगा तो ये बन जाएगा, और अगर तू यू एक्स ग्राफ देखेगा तो वो ऐसे हो जाएगा। अब बता, क्लियर हो गया दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा जो है? स्प्रिंग में और यहाँ में क्या डिफरेंस है बता, समझ में आ गया? उज्जवल भाई बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है, ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना।
f इक्वल टू माइनस एल्फा एक्स ओनली प्लस बीटा एक्स क्यूब ये दिया था। और तुमसे यू एक्स ग्राफ पूछा था। 4 ऑप्शन थे, उसमें से रफ ग्राफ भी पूछा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहली बात, इसमें लिमिट नहीं दी थी बेटा जो है। हाँ, लिमिट नॉट गिवन, तो फिर मजबूरी थी हमारी सी को 0 ले लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, सी को 0 ले लो, फिर प्लस टी है, ये हो गया, ठीक। अब सुनो, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स था, माइनस एफ डी एक्स था, ध्यान रखना बेटा जो है, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। बताओ क्लियर है? मी का बता बेटा जो है, माइनस एफ इंटू डी एक्स करना है मुझे, माइनस एफ इंटू डी एक्स करना है। तो ये हो गया माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब लिख दो यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट। तो डी यू को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा जरा बता। यू एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस बीटा एक्स की पावर 4 अपॉन 4। उज्जवल बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सी लेना नहीं है क्योंकि सी को 0 ले लेना था, क्यों? उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, ये हो गया। तो इसका मतलब u इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये है। इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा ये बताओ कि ये कोई नॉन इक्वेशन नहीं है, नॉट नॉन इक्वेशन, क्यों? हाँ, तो फिर जब ऐसा नहीं होता है तो कुछ जुगाड़ निकालना पड़ता है दिलप्रीत। अभी बता रहा हूँ, जुगाड़ वो देखना पड़ता है, जुगाड़ देखना पड़ता है। कंसेप्ट पे जाना। तेरे को मैंने क्या बोला है गोपी जो है, मैंने कहा तेरे को ये बोला है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। मैं गांधी जी को बहुत मानता था जो है, क्या कहता था बता जो है। अबे रुक जा भी, पाप से घृणा करो पापी से नहीं जो है, ठीक है। वैसी कंसेप्ट सीखो, फिजिक्स नहीं बेटा जो है, ठीक है। तो इसमें लगाना पड़ेगा तुम्हें जुगाड़। लेकिन जुगाड़ पे मेरे को एक जोक याद आ गया, पहले जोक सुन लो बेटा जो है ना। जुगाड़ पे सुन ले, अभी जुगाड़ पे एक जोक याद आ गया मेरे को। ऐसा हुआ कि एक बार क्या हुआ ना, एक अमेरिकन बेटा यहाँ आया जो है ना। अब वो जगह जगह जहाँ घूमता इंडिया में, तो कोई भी उसका जैसे मान लो कार खराब हो जाती, तो आता मैकेनिक, कहता इसमें जो है, अबे रुक जा अभी थोड़ी देर चुप हो जा तू, ठीक है। हाँ अभी चुप हो जा थोड़ी देर, देख सुन जो है, ठीक। तो वो क्या होता कि जो है ना, वो जैसे कार खराब हो गई पता लगा जो है, तो वो जो है गया मैंने के पास, क्या इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसमें जो है, ठीक। तो जो है जुगाड़ लगाता और हो जाता सही जो है।
फिर कहीं और गया, पता लगा रात में खाना खत्म हो गया जो है, किसी उसके पास गया, अरे खाना तो खत्म हो गया, लेकिन चलो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जो है ना? फिर उसने जुगाड़ किया, खाना भी मिल गया जो है। अब वो बड़ा खुश हो गया यार, उसने कहा ये तो जुगाड़ तो बहुत इंडिया में बड़ी अच्छी चीज़ है जो है। तो जब अमेरिका गया तो उसने अपने प्रेसिडेंट से कहा जो है, ठीक है? कि अरे इंडिया में ना जुगाड़ एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो है। आप वहाँ से जो है वो करो, तो इंडियन एम्बेसी वहाँ से जो है अमेरिका से एक लेटर आया यहाँ की गवर्नमेंट को बेटा जो है, कि भाई आप ऐसा है कि जो है कुछ जुगाड़ जो है हमें भेज दो यहाँ से जो है, ठीक है? एक्सपोर्ट कर दो अपनी कंट्री से, हमें कुछ जुगाड़ एक्सपोर्ट कर दो जो है। तो पता है यहाँ से रिप्लाई किया गया जो है, कहते भाई हम यहाँ कैसे जुगाड़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी सरकारी जो है जुगाड़ पे चल रही है जो है, तो हम यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो है। तो समझ में आया तेरे को? दिलप्रीत, तो अब सुन, इसमें जुगाड़ क्या करना पड़ेगा देख। एलिमिनेशन, हाँ सही कह रहा है, ऑप्शंस में से एलिमिनेशन तो करना ही पड़ता है। अब एक बात बता कि जो u की वैल्यू 0 है, वो तेरे को दो जगह दिख रही होगी बेटा जो है। एक तो x इक्वल टू 0 पे u 0 दिख रहा होगा, क्यों? और एक और जगह पे भी दिख रहा होगा तेरे को, बता u की वैल्यू 0 एक और जगह पे दिख रही होगी, मेरे ख्याल से √2 अल्फा अपॉन बीटा पे। बता क्लियर है कि नहीं है? बता बेटा ये क्लियर है कि नहीं है, बता जो गोपी, बता। नहीं है? एक तो ये तुम्हें पता चलेगा कि u की वैल्यू 0 दो जगह पे होगी बेटा जो है। अब दूसरी बात सुनो, एट x इक्वल टू, ये कलर उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, √2 अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा x² बाई 2 और बीटा x की पावर 4/4, ये इक्वल रहे होंगे। बता क्लियर है? तभी तो u की वैल्यू 0 है। अब तुझे क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू अगर इससे बड़ी है, x की वैल्यू अगर √2 अल्फा अपॉन बीटा से बड़ी है, तो फिर ये वाला टर्म बड़ा होगा। किसकी वजह से बेटा बताओ जो है, बिकॉज x की 4 पावर्स आ चुकी हैं, तो उस केस में जो बीटा x की पावर 4/4 है, वो बड़ा होगा अल्फा x² बाई 2 से, क्योंकि x की 4 पावर आ चुकी है बेटा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब u नेगेटिव होगा। बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? x की वैल्यू अगर √2 अल्फा अपॉन बीटा से बड़ी है, तो इसका मतलब x की 4 पावर डोमिनेट करेंगी, और इसका मतलब x की वैल्यू अगर उससे कम है, तो फिर कौन डोमिनेट कर रहा होगा? बता, फिर कौन सा वाला डोमिनेट कर रहा होगा जब वहां पे इक्वल थे बेटा जो है, बताओ जो है। तो इसका मतलब अल्फा x² बाई 2, ये पहले भी कभी मैंने बताया हुआ इस टाइप का, तुम्हें याद होगा। अल्फा x² बाई 2 ये बड़ा रहा होगा बीटा x की पावर 4/4 से। तो इसका मतलब उस केस में जो u आया होगा वो पॉजिटिव आया होगा। ऐसे जुगाड़ किया था बेटा इसमें जो है। तो फिर फाइनली अगर तुम देखोगे तो यू एक्स ग्राफ ना ऐसे होगा बेटा। ये ऑप्शन था मतलब सही उसमें, ये ऑप्शन था। देखो x इक्वल टू 0 पे u 0 था, एक ये वाला कोई पॉइंट रहा होगा x इक्वल टू √2 अल्फा अपॉन बीटा पे, u 0 रहा होगा, और इसके बाद
U नेगेटिव में है और इसके इधर U पॉजिटिव में है, तो ये ऑप्शन सही था। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोपी बता बेटा जो है, समझ में आया? अब वो प्रॉब्लम को देख के फिर जुगाड़ लगाना पड़ता है, बस हो गया। जुगाड़ का मतलब ही तो ये होता है, जुगाड़ का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक ही जुगाड़ सब जगह चल जाएगा। गोपी बता, तू बता, एक ही जुगाड़ सब जगह चल जाएगा? अगर तू बता एक ही जुगाड़ सब जगह चल जाएगा तो वो तो लॉ हो गया ना फिर जो है। नहीं है, अगर एक ही जुगाड़ सब जगह चल गया तो लॉ बन जाता है बेटा जो है। जबकि जुगाड़ लॉ नहीं होता जो है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्लाई होता है बेटा जो है। तो बस ये खेलो। तो ये था हमारा एफ एक्स को यू एक्स में और यू एक्स को एफ एक्स में कन्वर्ट करना। अगला चलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वो क्या था जरा बताओ? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? इसका मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये पढ़ चुके हैं। अब लेकिन थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं क्या है। यूज इसका ये है कि मान लो ना किसी बॉडी पे मोर देन वन फोर्सेस लगे हुए हैं, मोर देन वन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और उसमें से कोई एक फोर्स है, वन फोर्स, उसका एग्जैक्ट नेचर पता नहीं है बेटा जो है। एग्जैक्ट नेचर नॉट नोन। और उसी फोर्स का वर्क निकालना है। तो कितना होगा? तो यहां पे हम अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। दोबारा सुन लो, एक बॉडी में कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है? एक बॉडी में कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, उसमें से एक फोर्स है जिसका नेचर एग्जैक्टली मालूम नहीं है, कैसा है, कैसे वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसी का वर्क डन तुमसे पूछा हुआ है मान लो। तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सा हेल्पफुल होती है। दिवाकर, सॉरी, बता बेटा दिलप्रीत, समझ में आया कि नहीं आया? एक बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, उनमें से एक फोर्स का नेचर एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कैसा लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, और उसी का तेरे से वर्क डन पूछ लिया बेटा जो है, ठीक है? तो फिर वहां पे थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें हेल्प करती है। लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं कि वर्क डन ऑफ ग्रेविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाई mg, पहली बात। ये बताओ जो mg है वो कंजर्वेटिव फोर्स है? ऑब्वियस सी बात है, क्यों? मतलब ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब जो वर्क डन बाई mg होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों?
नहीं बता वर्क डन क्या होगा, पास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, अब इसमें क्या है ना, सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लो ये है और ये है बेटा जो है, अब तुम कोई भी रास्ता पकड़ लो, कोई सा भी रास्ता पकड़ लो, बस तुम्हें ये हाइट का ना डिफरेंस देखना है, बस हो गया। ये हाइट का डिफरेंस देखना है बस। तो जो वर्क डन बाई mg होता है वो प्लस माइनस mgh होता है, बस ये ध्यान रखना तुम्हें। गोपी समझ में आया बेटा, ये बता जो है, तेरे को सिर्फ हाइट का डिफरेंस देखना है और कुछ नहीं देखना जो है, ठीक है, प्लस माइनस mgh होगा। अब जरा मेरे को ये बता कि अगर ऊपर ले जाएगा, हाँ, तो फिर ये माइनस mgh होगा। क्यों बताओ, माइनस mgh क्यों होगा, ऊपर ले जाने में क्यों माइनस mgh होगा? बिल्कुल सही कहा, बिकॉज फोर्स लगा है नीचे और तुम डिस्प्लेस कर रहे हो ऊपर, क्यों? और अगर तुम इसको नीचे लाओगे तो फिर तुम ले लेना इसको प्लस mgh, बिकॉज फोर्स भी नीचे लगा हुआ है और तुम ला भी उसको नीचे रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है प्लस mgh हो जाएगा, ये कह लो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। mg का जो वर्क होता है वो कंजर्वेटिव होता है, पहली बात तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है और तुम्हें सिर्फ हाइट का डिफरेंस देखना होता है बस। ये है हाइट का डिफरेंस। अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस mgh और नीचे लाओगे तो प्लस mgh, और एक लास्ट पॉइंट और तीसरा, ये बताओ एक क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाई mg कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बस हो गया। बिकॉज मैंने तुमसे कहा mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बस ये। अब दोबारा से लौटते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। मैंने तुमसे कहा किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, एक फोर्स ऐसा है जिसका नेचर पता नहीं है सही ढंग से तुम्हें, और उसी का तुमसे वर्क पूछ दिया, ठीक, तो फिर वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होती है, तो उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, देखो कैसे। एक 200 ग्राम की बॉल है, इसको तुमने ऊपर तो फेंका था 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जब ये लौट के आई बेटा तो इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड रहेगी बस। तो तुम्हें वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन निकालना कितना होगा? हाँ, हो गया एंडी। अब ये बता कि जब ये मोशन में रही बॉल तो इस पे कितने फोर्सेस लगे बता, जब ये एयर में थी तो कितने फोर्स लगे बता एंडी, बता इसमें कितने फोर्स लगे बेटा जो है, दो, एक तो लगा mg और एक लगा एयर फ्रिक्शन, क्यों? मतलब वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन।
वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जरा बताना, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, बता क्लियर है? बता इंडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। अब ये बता वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, जरा बता, बता वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, बता। जीरो, क्लोज्ड पाथ हुआ बेटा, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ये बता, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन निकल गया कि नहीं निकल गया, बता जो है, बस हो गया। अब रख ले, एम की वैल्यू कितनी थी, 200 ग्राम, तो इसका मतलब 0.2 kg। वी फाइनल का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और वी इनिशियल का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। निगेटिव आएगा, मतलब जो भी वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा, तुम्हें दिख रहा होगा निगेटिव आएगा। देखना वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन निगेटिव आ रहा होगा बेटा। ये कर लेते हो गया। समझ में आया कि नहीं आया गोपी, बता बेटा क्लियर है कि नहीं है? अब तू एक बात बता कि तेरे को यहाँ पे ये तो पता था कि एयर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, ये तेरे को पता था, ये बता बता गोपी, ये बता, तेरे को ये तो मालूम था कि एयर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, वो कहाँ पता था बेटा जो है? तो फिर जब तेरे को फोर्स ही पता नहीं था तो कैसे निकाल लेता तू, ये बता जो है? अगर तेरे को फोर्स ही पता नहीं था, नहीं है, बता जो है, अगर तुझे फोर्स ही पता नहीं था तो तू कैसे निकाल लेता बेटा, ये बता जो है? ठीक, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम काम है। उज्जवल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? बेसिक पे जा बेटा जो है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं जो है। ये बता कि तेरे को ये पता था कि एयर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, ये कहाँ मालूम था जो है? और जब तेरे को फ्रिक्शन पता ही नहीं है कि कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, तो तू उसका वर्क कैसे कैलकुलेट कर लेता जो है? तो फिर वहां पे हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, बस काम ये कह। ठीक है, एक और एग्जांपल जो बहुत पहले तूने पूछा था, अब आया वो क्वेश्चन एक्चुअल में ना ये ऐसे है बेटा, सुन। इस पे तू क्या करता है कि एक फोर्स लगाता है जो है, और इसको स्लोली 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 थीटा तक ले जाता है बेटा जो है। पूरा बेसिक पे जा जो है, समझ गया ना? और ये एल है, बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूं मैं, वैसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं जो है। तो एफ तू अप्लाई कर रहा है, और इसका मास एम मान ले, ये ए कैल है और ये बी कैल है, और मास एम is slowly moved from A to B। तो तुझसे पूछा हुआ है कि वर्क डन बाई एफ कितना होगा। याद आ रहा है तेरे को, पहले बहुत पहले तूने एक बार क्वेश्चन पूछा था उज्जवल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत पहले तूने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। अब तेरे को इसमें पूरे कंसेप्ट अब बताऊंगा बेटा जो है, समझ गया ना? और मैंने तेरे को उसमें कहानी सुनाई थी कि बच्चे को कार दे देगा तो क्या होगा जो है। ठीक, अब पूरी कहानी सुन बेटा इसकी। सबसे पहली बात, स्लोली का क्या मतलब है, हाँ ध्यान रखना। स्लोली का मतलब ये होता है कि v इज जीरो ऑलवेज, धीरे 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 धीरे। इसका मतलब v इनिशियल और v फाइनल तो फिर जीरो होगा ही होगा। गोपी समझ में आया बेटा, ये बता जो है?
स्लोली वर्ड अगर लिखा है तो इसका मतलब तुझे क्या लेना है बेटा, वी हमेशा धीरे 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 मतलब सब जीरो लेना है। दूसरी बात, हाँ हाँ मतलब वही बिल्कुल सही कह रहा है, वी टेंडिंग टू जीरो हो गया मतलब जो है। दूसरी बात, स्लोली का एक मतलब और भी है कि एट एवरी पॉइंट, फिर तुम इक्विलिब्रियम मान सकते हो जो है। समझ में आई बात, ये बता बेटा जो है, हर पॉइंट पे तुम इक्विलिब्रियम मान सकते हो जो है। जैसे तुम ऐसे मान लो कि जब यहां पर है तो ये एफ है, ये टी है, ये एम जी है, लामी हो गई है एक तरीके से। थोड़ा और ज्यादा ले गए बेटा जो है, ये टी डैश हो गया, ये फिर एफ डैश हो गया, और ये एम जी हो गया। तो स्लोली का एक मतलब ये भी तुम मान सकते हो कि वैसे तो कहना चाहिए, मैं अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं प्रॉपरली लिखूंगा बेटा, लेकिन हर पॉइंट पे तुम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मान सकते हो जो है। तो इसका मतलब तुम्हें एफ को चेंज करते रहना पड़ेगा, एफ विल कीप ऑन चेंजिंग। बता क्लियर है कि नहीं है? उज्जवल तू बता बेटा जो है, स्लोली का मतलब यह है कि हर पॉइंट पे तेरे को इक्विलिब्रियम पे मानना है, इसका मतलब एफ को चेंज करते रहना पड़ेगा ना, बार बार चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बता जो है। इसका मतलब एफ एक तरीके से वेरिएबल हो गया। समझ गया ना, एक तरीके से एफ वेरिएबल हो गया, लेकिन कैसे वेरी करना है फिर वो तेरे को निकालना पड़ेगा बार बार। निकल तो जाएगा, लेकिन कैसे वेरी करना है वो तेरे को निकालना पड़ेगा। और मुझे वर्क डन बाई एफ पूछा हुआ है, तो फिर मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम याद आती है बेटा जो है। अब बता, इस पे कितने फोर्स लगे, टोटल कितने फोर्स लगे बता जो है। तीन लगे, बिल्कुल सही कहा, तीन लगे हुए। गुड। तो तू ऐसे कर फिर, वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई एफ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा बेटा। अच्छा, उसमें फिर से वही बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, एम जी तो फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन ये और ये वेरिएबल है। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, टी और एफ दोनों के दोनों वेरिएबल हैं और हर पॉइंट पे चेंज होते जाएंगे, बिकॉज थीटा वेरी करता जा रहा है बेटा जो है, बिकॉज एंगल ये वेरी कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि mg का जो वर्क होगा वो ऊपर ले गया है तू, माइनस एम जी एच होगा। बता क्लियर है? mg का जो वर्क होगा वो माइनस एम जी एच होगा, और टेंशन का वर्क जीरो होगा, और वर्क डन बाई एफ तुम्हें निकालना था, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो वर्क डन बाई एफ होगा वो फिर प्लस एम जी एच होगा। ये वैसे अभी थोड़ी देर के बाद एक और चीज बताऊंगा, अभी तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? उसके बाद एक और मेथड से इसको बता दूंगा सिंपली उसमें। तो वर्क डन बाई एफ क्या होगा, एम जी एच होगा। अब तुम्हारे दिमाग में दो पॉइंट्स रह गए होंगे, एक तो टेंशन का वर्क डन जीरो क्यों आया, और
एच कितना होगा, बस केवल ये रह गया होगा। हाँ हाँ, एक तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि टेंशन का वर्क डन जीरो क्यों हुआ। तो सिंपल सी बात है ना बेटा, जो है ये ऐसे ले गया मैं। एक बात बताओ, टेंशन इधर को है, डिस्प्लेस इधर किया, फिर टेंशन इधर है, डिस्प्लेस इधर किया। तो जरा देखना थीटा हमेशा 90 डिग्री है कि नहीं है। मेका बता बेटा, बता। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बता जो है। टी इज परपेंडिकुलर टू डी एस ऑलवेज। ये हो गया क्यों। अब एच रह गया होगा बस तुम्हें। तो सुनो, हो गया। और उज्जवल भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में यार। बेटा ऐसे ही है बस, कष्ट ही कष्ट है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना 28 से फर्स्ट तक क्लास नहीं होगी, लेकिन मेरी फ्लाइट एक्चुअल में थोड़ा सा लेट, मतलब 1.5 दिन में है। तो हो सकता है मैं 28 को मॉर्निंग में क्लास ले लूँगा उज्जवल। 28 को मे भी हो सकता है मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूँ। अब चलते हैं, एच क्या होगा देखो। एच ये है ना बेटा जो है। हाँ, ये बता, ये एच है कि नहीं है। ये हो गया। अब ये एल है, ये एल है, ये थीटा है। तो जरा देखना बेटा, ये वाली जो लेंथ आई, वो एल कॉस थीटा बनी कि नहीं बनी। देखो जरा, देखो जरा। देखो ये एल कॉस थीटा बनी, और यहां से लेके यहां तक पूरा एल है। हाँ, यहां से यहां तक एल है पूरा। तो इसका मतलब एच कितना आ गया बता जो है, एल माइनस एल कॉस थीटा। ये हो गया। इसके आगे ना सर्कुलर मोशन आएगा, इस चैप्टर के बाद सर्कुलर मोशन आएगा, उसमें ये रिलेशन बहुत यूज होना है बेटा, ध्यान रखना। इसके आगे सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन बहुत यूज होना है, एल माइनस एल कॉस थीटा। बताओ इस फिगर में किसी को डाउट तो नहीं है मी का। बता बेटा जो है, कोई डाउट तो नहीं है ना। एल माइनस एल कॉस थीटा ये होगा, बस हो गया। ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, उसमें से एक फोर्स ऐसा है जो या तो बार बार चेंज हो रहा है, या उसका नेचर ही पता नहीं है, और उसी का वर्क निकालना है तुम्हें। समझ गए ना, उसी फोर्स का वर्क निकालना है। तो फिर वहां पे तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आती है, वहां पे काम आती है। अब जो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरी फिजिक्स में कई बार यूज होगा बेटा जो है। फ्री वर्क डन। इसको तुम वेरी 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 जितनी बार भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट वो कर लेना। ये पूरी फिजिक्स में कई बार यूज होना है, ध्यान रखना। सबसे पहला,
वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, क्यों? इसका मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, और इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। दूसरा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। बताओ, क्लियर है? ये ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो हो गया माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हुआ? पूछोगे ना तुम। तो एक बात बताओ, ये हम पहले पढ़ तो चुके हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता था कि नहीं होता था? बता गोपी, बता बेटा, ये होता था कि नहीं होता था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ये होता था। तो इसका मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ फिर? वो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा, ध्यान रखना। ये हो गया। और वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। अब तीसरा वाला जो वर्क डन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तुमसे ये भी पूछ सकता है, वर्क डन बाई यू और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस भी पूछ सकता है बेटा। कई बार ऐसे पूछ सकता है, ऐसे भी कह दे सकता है। और वर्क डन बाई फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव, या कई बार सिर्फ ये लिखा होता फाइंड वर्क डन, बस। दोबारा सुन लो, आपसे अगर ये कहा हुआ है फाइंड वर्क डन बाई यू कितना रहा, तो भी यही जवाब देना। एक्सटर्नल फोर्सेस ने कितना वर्क किया, तो भी यही जवाब देना। वर्क डन बाई फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव, तो भी यही रिप्लाई करना। और अगर तुमसे पूछता है फाइंड वर्क डन, तो भी एक ही रिप्लाई करना। और ये होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में तुम जानते हो दो चीजें आती हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया गोपी, नहीं आया बेटा? बता जो है। अगर तुमसे कोई पूछता है वर्क डन बाई यू कितना रहा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस कितना रहा, या वर्क डन बाई फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स कितना रहा, या तुमसे कहता है फाइंड वर्क डन पूछता है, तो तुम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कहना, ये कह लो। ठीक। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। अभी कर रहा हूं बेटा। जैसे मान लो तुमने स्लोली अगर मूव कराया, या रेस्ट टू रेस्ट मूव कराया, या
तुमने बस यहां से यहां रख दिया, बस हो गया। तो एक बात बताओ कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो ये जो लास्ट वाला वर्क डन होगा वो फिर सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 99% केसेस में यही होता है बेटा जो है। अभी एनडी बता दूंगा, अभी दिखा दूंगा स्लाइड, चिंता मत कर। एक बात बताओ कि अगर मैंने किसी सिस्टम को बस यहां से यहां रख दिया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा कि नहीं होगा, गोपी बता बेटा जो है। अच्छा तू देख ले यार, पहले तू देख ले बेटा। अभी सुन ले मेरी बात पूरी, सुन ले बेटा जो है, एक बार मेरी बात सुन ले पूरी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, दो तीन बार बोल दूंगा तेरे दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। सुन, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाई यू, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड वर्क डन, या वर्क डन बाई फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव, वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि ज्यादातर केसेस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है, ठीक। तो फिर ये जो लास्ट वाला वर्क डन होगा वो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, बस हो गया। एक बार दोबारा सुनो, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, फिर से लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, बताना। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या लिखूं जरा बताओ, बताओ क्या लिखूं, जल्दी से बताते रहो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखूं, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और ये जो तीसरा वाला वर्क डन है, थर्ड, ये क्या होगा जरा बताओ, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बट अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जो ज्यादातर केसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होती है, तो अब बताओ तीसरा वाला वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता, गोपी समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा जो है। और तू मेरे को एक चीज और बता कि अगर मैं किसी ये रिमोट को जो है, ध्यान से देख बेटा जो है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। तू मेरे को एक बात बता कि अगर इस रिमोट को मैं एच हाइट ऊपर ले जाता हूँ और मैं तेरे से कहता हूँ कि मैंने कितना काम किया, तो तू एमजीएच बताता कि नहीं बताता, बता। एमजीएच बताता ना, तो तूने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, बस हो गया, यही तो आ गया देख। एक बात बता कि अगर मैं किसी रिमोट को एच हाइट ऊपर ले जाता हूँ और मैंने कहा कि मैंने कितना वर्क किया, तो बता तू मेरे को एमजीएच बोलता है कि नहीं बोलता कि सर आपने एमजीएच वर्क किया, तो तू मेरे को क्या बता रहा है बता जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। लेकिन अगर मैं रिमोट को ऊपर भी ले गया और मैं वहां पे वेलोसिटी भी दे दूं उसकी, उसको, और फिर पूछूं कि मैंने कितना वर्क किया, तो बता कि क्या कहेगा तू जो है। मैं रिमोट को ऊपर भी ले गया और मैंने वेलोसिटी भी दे दी, तो बता मैंने कितना वर्क किया, एमजीएच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। उज्जवल बता बेटा जो है, एमजीएच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक तरीके से तूने क्या बताया बता, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बताया, बस हो गया जो है, ये कह ले जो है। ये समझ में आया या नहीं आया एंडी। अगर मैं डस्टर को सिर्फ, रेस्ट टू रेस्ट का मतलब वही, मैं जस्ट ले गया ना बेटा, डस्टर को ऊपर ले गया, बस हो गया, डस्टर को या रिमोट को ऊपर ले गया, बस रेस्ट टू रेस्ट ले गया, बस हो गया, ये कह ले। मतलब वी इनिशियल, अरे यही पेज बहुत है, बस हो गया, तो क्या करना, वी फाइनल ये जीरो है, बस ये कह ले। एक बार दोबारा सुन ले,
अगर मैं रिमोट को सिर्फ ऊपर ले जाता हूं और तुमसे पूछता हूं मैंने कितना वर्क किया, तुम mgh कहते हो, इसका मतलब तुमने मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया। अगर मैं ऊपर ले जाके वेलोसिटी भी दे देता हूं उसको और फिर पूछता हूं कि मैंने कितना वर्क किया, तो तुम mgh भी कहते हो और हाफ mv² भी कहते हो। इसका मतलब अब तुम मुझे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बता रहे हो, ये कहते हो गया। क्लियर? क्लियर है? बाकी चलो फिर कल करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, बाय।